शुभांशु शुक्ला, जिन्हें प्यार से शुक्स कहा जाता है, खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया। वो पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले अप्रैल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत सोयूज स्पेसशिप से एक हफ्ता अंतरिक्ष में बिताया था। पर शुक्ला का रिकॉर्ड अलग है। वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 18 दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर काम किया। अब आगे भारत की क्या स्पेस एस्पिरेशंस है और शुभांशु आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे, जानेंगे खुद उन्हीं से इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। भारत के गगनयान मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स से 2019 में 4 पायलट्स चुने गए। शुभांशु शुक्ला उनमें से एक थे। शुक्ला ने इस मिशन के लिए 5 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की। गगनयान भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। इस बीच भारत ने तय किया कि गगनयान से पहले किसी भारतीय को ISS भेजा जाए ताकि वहां का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। इस काम के लिए शुभांशु को चुना गया। शुभांशु को एक्सियम 4 मिशन के जरिए ISS तक पहुंचाने के लिए इसरो ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये मिशन SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ और क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए उन्हें स्पेस तक ले गया। I was pretty relaxed when I was sitting till the time the countdown happened, because we had just come off the longest. मैं काफी रिलैक्स था जब काउंटडाउन शुरू हुआ। वजह यह थी कि हम अभी स्पेस फ्लाइट के इतिहास की सबसे लंबी क्वारंटीन से निकले थे। हमारा मिशन बार बार किसी न किसी वजह से टलता गया और हमें तय 14 दिनों के बजाय पूरे 32 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ा। तो सच कहूं तो मुझे किसी भी हाल में दोबारा क्वारंटीन में नहीं जाना था। I have been a fighter pilot most of my life, so we do sit on jet engines and a similar thing. मैंने अंदाजा लगाया था कि जब रॉकेट इग्नाइट होगा तो वो पल कैसा लगेगा। मैं ज्यादातर जिंदगी एक फाइटर पायलट रहा हूँ, तो जेट इंजन के ऊपर बैठने का अनुभव तो था ही, लेकिन जब फाल्कन के मर्लिन इंजन को इग्नाइट किया गया तो मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। This is not what I was expecting. So it was really powerful and everything is. वो ताकत बहुत ज्यादा थी और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि दिस इज समथिंग एल्स। इंजन के कंपन से पूरा जहाज हिलने लगता है और वो कंपन आप अपने शरीर के अंदर तक महसूस करते हैं, जैसे हर हड्डी हिल रही हो। जब हमने लॉन्च देखा तो ऐसा लगा जैसे एक साथ 30 जेट इंजन चल रहे हों। अंदर से वो आवाज कैसी लग रही थी? अगर वो सारी आवाज वैसे ही अंदर तक पहुंचती तो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। आवाज को कम करने के कई इंतजाम होते हैं। हम खास ढंग से बनाए गए ईयरपीस पहनते हैं जो कानों में बिल्कुल फिट होते हैं। उसके ऊपर स्पेस सूट का हेलमेट होता है जो आवाज को और भी कम करता है, और जिसमें हम बैठे होते हैं उस ड्रैगन क्रू कैप्सूल को खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर की आवाज अंदर न जा सके। And so when you look at a rocket launch from outside, it's a huge structure. And you are looking at it from a distance which is quite far because of the safety considerations. जब आप जमीन से देख रहे होते हैं तो स्पेसक्राफ्ट की उड़ान भरना धीमा लगता है, लेकिन अंदर चीजें बहुत तेजी से होती हैं। मिशन के पायलट के तौर पर मुझे डिस्प्ले और पैरामीटर पर नजर रखनी थी, लेकिन जैसे ही हमने उड़ान भरी मुझे महसूस हुआ कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना तेज होगा। मुझे करीब 20 सेकंड लगे ये समझने में कि हो क्या रहा है। सिर्फ 8.5 मिनट में रफ्तार 0 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और शरीर पर लगने वाला बल 4G से ज्यादा हो जाता है, यानी आपको अपने वजन से 4 गुना ज्यादा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको जोर से सीट पर धकेल रहा हो, खासकर सीने के पास। सब कुछ यहाँ तक कि फेफड़े भी दबे हुए लगते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे लिए ये नया नहीं था, क्योंकि अपने फाइटर पायलट करियर में मैं ऐसी तीव्र जी फोर्स से पहले भी गुजर चुका हूँ। भारत की इस बड़ी अंतरिक्ष योजना में 2030 तक पहला स्वदेशी स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना शामिल है और 2040 तक स्वदेशी स्पेसशिप से किसी भारतीय को चांद पर उतारने की योजना भी है। So ISRO has been working, extensively, very diligently on making this mission happen. But the sheer technologies that the confidence levels that you need to have in your systems is of a different scale, a different magnitude.
इसरो इस मिशन को सफल बनाने के लिए लगातार और बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन जिन तकनीकों की जरूरत होती है और सिस्टम पर जो भरोसा होना चाहिए वो एक अलग ही स्तर का होता है। बहुत सी बातें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लेकिन जब आप खुद उस मिशन का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सी चीजें सीखते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलती। मैं वो अनुभव अपने साथ लेकर आया हूँ और हमने पहले ही एक प्रक्रिया तय कर ली है जिससे इन्हें सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। हमें बताना होता है कि किन चीजों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है और कौन सी चीजें बेहतरीन हैं। ऐसी कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मेरा मिशन भारत के इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के बड़े सपने की दिशा में एक लॉन्च पैड या प्रारंभिक प्रयास है। जब हम ऐसा करेंगे तो भारतीय रॉकेट भारतीय जमीन से उड़ान भरेगा, अंतरिक्ष में जाएगा और फिर वापस लौटेगा। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। Indian capsule from the Indian soil going to space and coming back, and that is going to be a huge accomplishment for us as a nation. शुक्ला से पहले अलग अलग देशों के 285 अंतरिक्ष यात्री ISS जा चुके हैं। इस मिशन में वो पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बने। And finally, when you look at it, this space tourism is starting, right? At one time, if you looked at it, you was आप अंतरिक्ष में जाने वाले 634वें व्यक्ति हैं और यूरी गागरिन के ऐतिहासिक सफर को 61 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पिछले 5 दशक में औसतन हर साल सिर्फ 10 लोग ही अंतरिक्ष में गए हैं। लेकिन अब दुनिया में स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है और बहुत से आम लोग बिना खास ट्रेनिंग के भी अंतरिक्ष में जा सकेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? Hey, these guys are just going up, popping up and coming down. Does that change anything? No, it is. I think what is happening is something similar to aviation. You know, when जो कुछ हो रहा है वो कुछ वैसा ही है जैसा हवाई सफर के साथ हुआ था। शुरुआत में कुछ पायनियर्स ने दिन रात मेहनत करके हवाई जहाज और मशीनें बनाई थी। फिर टेस्ट पायलट आए जिन्होंने उन मशीनों को आजमाया। धीरे धीरे रास्ते खुले और सिविल एविएशन शुरू हुआ। आज हालत यह है कि आप बिना सोचे समझे हवाई सफर करते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए सबसे आम यात्रा का तरीका बन गया है। अंतरिक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही बदलाव हो सकता है। अभी ये बहुत सीमित दायरे में है। बहुत कम लोग ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, वो भी शोध करते हैं, जोखिम उठाते हैं और बाकी लोगों के लिए सिस्टम बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब लोग बार बार अंतरिक्ष जाकर लौट सकेंगे। आम लोगों को भी एक स्पेस टूरिस्ट के तौर पर वहां जाने का मौका मिलना चाहिए। अंतरिक्ष में जाना इंसान को दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। जितने ज्यादा लोग इसका अनुभव करेंगे उतना ही हम सबके लिए फायदेमंद होगा। If we have to enable, I think there is a future that is going to happen, which is what is we envisage. You know, a lot of people getting to see this. Like I said, you know, it gives you a very different perspective. So more people who can experience it, I think it would help all of us back here on Earth. शुक्ला ISS पर जाने के इस दुर्लभ मौके की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं और हर उस भारतीय की तरह जो अंतरिक्ष में पहुंचा है वो भी वहां से एक अनोखा अनुभव लेकर लौटे हैं। I did not actually see India for the first few days Right. when I was on orbit. You know, just looking at that. I was working on an experiment one of the days when one of the NASA astronauts, she came to Right. me and she said that, you know, we are likely to pass over India. Would you like to see it? I said, of course. And so I left everything and I went with her. She was ISS पर पहुंचने के बाद भी पहले कुछ दिन मैं भारत को नहीं देख पाया क्योंकि हम काम में व्यस्त थे। कुछ दिन बाद जब मैं एक प्रयोग कर रहा था तो नासा का एक अंतरिक्ष यात्री मेरे पास आया और बोला कि हम शायद भारत के ऊपर से गुजरेंगे, क्या मैं देखना चाहूंगा? मैंने तुरंत हाँ कहा और खिड़की के पास चला गया। वो रात का वक्त था। हमें याद है कि हम हिंद महासागर की दिशा से साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे थे। चारों ओर स्याह अंधेरा था। फिर अचानक भारत दिखाई दिया, पूरी चमक के साथ जगमगाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती पर हीरे बिखरे हों और रोशनी कर रहे हों। वो नज़ारा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य था। आज भी उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तस्वीरें और वीडियो उसकी खूबसूरती के करीब भी नहीं पहुंचते। जो चीज़ सबसे ज्यादा असर कर गई वो थी धरती का आकार। आप ऊपर से देखकर समझते हैं कि आप कितने छोटे और मामूली हैं। अगर धरती के सारे 8 अरब से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा भी हो जाएं, तो भी हम पूरी सतह की 1/4 से भी कम जगह घेरेंगे। और सोचिए, हमारी धरती न तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और न ही हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का सबसे बड़ा है और न ही हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी है। ये एहसास कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और हमारी अहमियत कितनी छोटी है, बहुत विनम्र कर देने वाला अनुभव था। No, it is important. I'm not saying it is not, but you know, just the power of universe to humble us. I think that is very, very evident when you look at it from outside.
ऊपर से धरती का रंग कैसा दिखता है? Mostly blue and white. ज्यादातर नीला और सफेद, वो गहरा नीला होता है, लेकिन पानी की गहराई और सूरज की रोशनी के कोण के हिसाब से उसका रंग बदलता रहता है। जब आप किसी तट के पास से गुजरते हैं तो अलग अलग शेड्स में हरा और नीला रंग दिखता है। दूसरी चीज जिसने ध्यान खींचा वो था सफेद बादल। अलग अलग आकार और परतों में आप देख सकते हैं कि एक ऊंचा बादल नीचे की परतों पर कैसे छाया डालता है। हम धरती से बहुत दूर नहीं थे, करीब 400 किलोमीटर ऊपर, लेकिन वहां कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए हर चीज बहुत साफ दिखती है। बड़ी नहीं, बस ज्यादा साफ। लेकिन सितारों से ज्यादा मुझे उनकी ज्योमेट्री ने हैरान किया। जैसे जैसे हम घूमते हैं उनका पैटर्न बदलता जाता है। हम हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाते थे, इसलिए रोज 16 बार चांद को उगते और डूबते देखा। सबसे शानदार पल वो होता है जब चांद डूबने वाला होता है और धीरे धीरे गायब होता जाता है। आप उसे अब भी देख सकते हैं क्योंकि वो धरती से ऊपर होता है और फिर धीरे धीरे धरती के पार चला जाता है। Since you are 400 kilometers up, Right. when the moon goes down for the moon's head, there is a time, a short time, when it is below you, but it is not set yet. Right. So it is in the atmosphere. So it goes down, and you see that partial fading of the moon, and you can still see it because it is still above the earth, Right. and then gradually it goes down beyond the earth. शुभांशु के लिए ये यात्रा महज रोमांच से भरी नहीं थी, बल्कि उन पर कुछ जिम्मेदारियां भी थी। उन्हें एक खास मकसद से इस मिशन के लिए भेजा गया था। When I went to the station, the purpose was, first of all, to gain experience out of this entire human space mission because मेरे मिशन का सबसे पहला मकसद था हमारे अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अनुभव हासिल करना, जिसे इसरो आगे बढ़ा रहा है और जिसके लिए हमें शुरू में चुना गया था। इसके अलावा हम स्पेस में माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहते थे। इसी वजह से इसरो ने भारतीय संस्थानों से अलग अलग रिसर्च एक्सपेरिमेंट चुने और उनमें से 7 एक्सपेरिमेंट अपने साथ लेकर मैं वहां गया था। हर दिन इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए तय समय होता था और मैं उन्हें अंजाम देता था। उनके सैंपल्स को सुरक्षित रखता था और फिर धरती पर वापस लेकर आया ताकि भारतीय वैज्ञानिक उनका एनालिसिस कर सके। ये सभी सैंपल अब वैज्ञानिकों को सौंप दिए गए हैं और उनके नतीजे जल्द ही हमारे सामने आने की उम्मीद है। वहाँ कई ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट हुए। मैंने कुछ स्टेम सेल पर रिसर्च की। हमने वहाँ माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया उगाए। Microalgae, cyanobacteria, all the processes that we have on Earth evolve in a different way because of gravity. Right. And when you take these processes to space, धरती पर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक खास तरीके से काम करती हैं, लेकिन स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं होती सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए वहां हमारी मांसपेशियों पर कोई भार नहीं पड़ता, इसलिए वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती और धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। मेरा एक स्टेम सेल वाला एक्सपेरिमेंट इसी पर केंद्रित था। क्या हम कोई ऐसा सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस कमजोरी को रोक सके और चोट लगने के बाद रिकवरी की रफ्तार बढ़ा सके? सोचिए, अगर ऐसा कुछ स्पेस में साबित हो जाए तो धरती पर मांसपेशियों की कमजोरी या डीजेनरेटिव बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए जो लंबी अवधि के लिए स्पेस मिशन के लिए न्यूट्रिशन पर केंद्रित थे। सवाल था कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन कैसे पैक किया जाए। असल में आप वहाँ की सीमित परिस्थितियों में जो समाधान ढूंढते हैं वो धरती पर फूड सिक्योरिटी जैसी समस्याएं सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं। solutions in that constrained environment. And imagine that solves your problem of food security here on Earth. Right. Did you speak to your wife there, and what was her? क्या आपने वहाँ रहते हुए अपनी पत्नी से बात की? Yeah, I did speak to her. You can put a call depending on the coverage of satellite. You can make calls, phone calls. So I was speaking to her. And it's a video call. हाँ, मैंने उनसे बात की थी। आप वहां से कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट कवरेज पर निर्भर करता है। ज्यादातर ऑडियो कॉल ही होते हैं क्योंकि वीडियो कॉल के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। पूरे 20 दिन में हमें 2-3 बार परिवार और दोस्तों से बात करने का मौका मिला। शुरुआत में जब मैं स्पेस में गया था तब हम पूरी तरह से कट चुके थे। मुझे यहाँ क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भारत में ये मिशन इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग खुशी मना रहे हैं। ये सब मुझे मेरी पत्नी ने बताया। You were not, access to internet and everything, and there was no time to do it. So she used to tell me, that this is great, this is amazing, what is happening. जिम्मेदारियों के बावजूद शुभांशु के लिए ये अनुभव अच्छा रहा। उन्होंने स्पेस में खुद को ढालना सीख लिया। उनकी बातों से ये साफ है कि स्पेस की दुनिया ने उन्हें लुभा लिया है। I didn't want to come back. सच कहूं तो शुरुआत में मेरा मन नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊं। आप स्पेस में खुद को सहज महसूस करने लगते हैं और कुछ समय बाद वहां रहना मजेदार लगने लगता है।
आप वहां दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों के डिजाइन किए गए अत्याधुनिक विज्ञान पर काम कर रहे होते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ISS पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, शोधकर्ताओं और कक्षा के बीच पुल की तरह काम कर रहा था, उनके लिए प्रयोग कर रहा था, स्टेम सेल एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ग्रेविटी न होने पर फिजिकल प्रोसेस कैसे बदलती है। धरती को बाहर से देख रहा था और तस्वीरें ले रहा था। ये सब शानदार अनुभव था, लेकिन हाँ, इसके साथ चुनौतियां भी थीं। धरती पर एक पूरा संसार है, दोस्त, परिवार और वो सब जो आपको याद कर रहे होते हैं। वहीं स्टेशन पर जो लोग थे वो भी आपके दोस्त बन चुके होते हैं और उनसे अलविदा कहना मुश्किल होता है। लेकिन हर मिशन की एक योजना होती है जिसे पूरा करना होता है। तो हाँ, वो एक छोटा सा पल था जब अलविदा कहना और धरती पर लौटना मुश्किल लगा। You go ahead with what is planned for you and you execute it. And so there was a slight moment where it was difficult, saying goodbye and coming back. गगनयान के अलावा आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या आप चांद पर कदम रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बच्चों से मजाक में कहता हूँ कि कौन जानता है, जब हम 2040 में चांद पर जाएंगे तो तुम में से ही कोई वहां कदम रखने वाला पहला भारतीय हो सकता है। लेकिन मैं भी उस जगह के लिए तुमसे मुकाबला करूंगा। मैं यही कहूंगा कि चाहे मैं जाऊं या कोई और, जरूरी यह है कि हम उस लक्ष्य को हासिल करें। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। शुभांशु में बच्चों सा उत्साह और एक फौजी सा आत्मविश्वास साफ नजर आता है। अब इसरो के 500 करोड़ रुपए के इस इन्वेस्टमेंट और शुभांशु के डेडिकेशन से भारत के आगे आने वाले मिशन के सफल होने के चांसेस कुछ गुना और बढ़ जाते हैं। स्पेस मिशन में भारत के कदम मजबूत हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।